हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन, या आप ऐसे भी कह सकते हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो फाइन स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ये सोमरफेल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फाइन स्ट्रक्चर मिला था उसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल को अच्छे से पढ़ चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे एलाउड इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, कैसे कब सर्कुलर ऑर्बिट होगा, कब इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा। इन सब चीज़ों को हम लोग लास्ट के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल में जो हम लोग रिजल्ट निकाले थे उसी रिजल्ट को यूज करते हुए आज का ये टॉपिक पढ़ेंगे। और कल आप देखे थे कि लिखवाया था मैं ना कि बोहर्स ऑर्बिट जो बोहर्स थ्योरी जो था वो फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन सोमरफेल्ड थ्योरी जो था वो फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाया। तो फाइन स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन किया उसी चीज़ को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आप पहले सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल वाले वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। 1 घंटे 3 मिनट का वीडियो है और मुझे पूरा विश्वास है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो डेफिनेटली देखेंगे। वीडियो देख के घबराना नहीं है, चूँकि मैं उसको पार्ट वाइज न बना के सोचा कि एक ही वीडियो में पूरा चीज़ समेट दूँ जितना सब कुछ है, तो इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन वहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए तब इसको देखिए। तो अगर उसको 1 घंटा 3 मिनट वहाँ देंगे तो ये 5 मिनट में सब कुछ समझ जाएंगे। अब डायरेक्ट देखेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, और अगर याद करेंगे तो फिर अगर कहीं रिटन एग्ज़ाम आपकी यूनिवर्सिटी में होगा तो फिर अगर एक भी लाइन याद किया हुआ भूल गया एग्ज़ाम के टाइम में तो सब उल्टा पुल्टा लिख कर चले आएंगे। तो इस वजह से समझते हुए चीज़ों को चलिए। जब आप समझे रहेंगे तो आप उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आसानी से कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक, ज़रूरी नहीं कोई आप मेरा ही लैंग्वेज लिखें, आप समझ लें और अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं उसको। ठीक, तो सबसे पहले इस पे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन पे क्या लिखेंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, ये 60 टाइप आंसर में पूछता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2 नंबर, किसी यूनिवर्सिटी में 3 नंबर, जैसे अवध यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया तो उसमें ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी जो यूनिवर्सिटी 2-2 नंबर के 60 क्वेश्चन कराती हैं उसमें ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो अब देखिए क्या पूछेगा क्वेश्चन, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन पूछेगा। ठीक, जो किसके द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है? एज प्रेडिक्टेड बाय सोमरफेल्ड थ्योरी। मतलब सोमरफेल्ड थ्योरी द्वारा जो फाइन स्ट्रक्चर एच अल्फा लाइन का प्रेडिक्ट किया गया है उसको बताइए। ठीक, और अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो सिलेबस में भी सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल के बगल में लिखा हुआ है ब्रैकेट में फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन। तो वो यही वाला टॉपिक है जो हम लोग सिलेबस में वहाँ देखे थे। ठीक, सिलेबस का वीडियो जब मैं शेयर किया था तो आप उसमें देखे होंगे, वही वाला टॉपिक ये है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे शुरुआत करेंगे। इसका लिखेंगे कि एच अल्फा लाइन, पहले हम क्या करेंगे, चूँकि क्वेश्चन क्या है 3 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 3 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से हम इसको 3 नंबर लायक ले जाएंगे ताकि कम से कम 50 वर्ड में ये हम लोग का 50 to 100 वर्ड में ये हम लोग का हो जाए। ठीक, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, थोड़ा घुमा फिरा कर लिखेंगे। ठीक, ताकि 50 to 100 वर्ड कवर हो जाए। ओके, तो अब देखिए क्योंकि जब आपका रिटन एग्ज़ाम होगा तो उसमें दिया रहता है कि इतने नंबर का क्वेश्चन जो है, जैसे अवध यूनिवर्सिटी का पैटर्न मैं बता रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल देखा हूँ, वहाँ पे दिया रहता है कि ये जो पार्ट ए है उसमें 10 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का, उसको 50 वर्ड में आप आंसर दीजिए। फिर अगला आएगा 450 वर्ड में दीजिए पार्ट बी में, फिर अगला आएगा ऐसे उसको आप 50, 100, 500, 600 में दीजिए। ठीक, तो ऐसे आपको क्या करना है, चीज़ों को, क्वेश्चन को क्या करना है, उतने वर्ड में कन्वर्ट करके लिखना भी सीखना है। ठीक, ताकि आपकी कॉपी जो दी गई है 32 पेज की, उसमें आप चीज़ों को सही सलामत लिख सकें। ठीक, ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन उठा लिए, लगे लिखने 15 पेज लिख दिए और बाकी क्वेश्चन के लिए पेज ही ना बचा। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस कर करके सीखना है कि कैसे क्वेश्चन को समेट लें दिए गए वर्ड्स में। ठीक, ऊपर लिखा रहेगा इतने वर्ड्स में ये आंसर दीजिए। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एच अल्फा लाइन को डिफाइन करेंगे
और एच अल्फा लाइन को एक बार मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में वो डेफिनेशन आ गया होगा। एच अल्फा लाइन क्या था? एच अल्फा लाइन वो लाइन था जब क्या हो रहा था, बामर सीरीज में n=3 से n=2 में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था, तो जो स्पेक्ट्रम निकल रहा था वही स्पेक्ट्रम क्या कहलाया था? एच अल्फा लाइन कहलाया था। वह स्पेक्ट्रम क्या कहलाया था? एच अल्फा लाइन कहलाया था। तो अगर इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? लिखेंगे कि एच अल्फा लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n=3 टू n=2 स्टेट। मतलब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एच अल्फा लाइन मिलती है वो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तीसरे एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में होता है तब वो मिलती है। ठीक, अब आगे क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग दिस लाइन विल बी सिंगलेट। मतलब बोहर साहब के अकॉर्डिंग ये जो लाइन होगा एच अल्फा वाला ये एक सिंगल लाइन होगा। बिकॉज क्योंकि ईच लेवल्स हैज डेफिनेट एनर्जी, क्योंकि बोहर साहब ने बताया था कि हर एक एनर्जी लेवल जो होगा, मतलब हर एक लेवल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक निश्चित एनर्जी वैल्यू रखते हैं। ठीक, और वो क्या एनर्जी वैल्यू होता है उसको मैं बोहर्स एटॉमिक थ्योरी में आपको बता भी चुका हूँ और वहाँ से लाइमन बामन पासन सब सीरीज ड्रा करके दिखा भी चुका हूँ। ठीक, तो उम्मीद है आपको वीडियो देखे होंगे, ये लाइन आप समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए बट लेकिन अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड, लेकिन सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग फॉर n=3 देयर आर 3 पॉसिबल एनर्जी लेवल्स करस्पॉन्डिंग टू 3 वैल्यू ऑफ k, दैट इज k=1 2 3। लेकिन सोमरफील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग n=3 के लिए, मतलब इस एक एनर्जी लेवल के लिए 3 पॉसिबल एनर्जी लेवल होंगे। ठीक, और कैसे होंगे उसको कल मैं बताया था सोमरफील्ड थ्योरी में। अगर वो वीडियो देखे होंगे तो अभी हिंट दूंगा और तुरंत समझ जाएंगे, नहीं देखे होंगे तो याद करिए। ठीक, देखिए कल क्या बताया था मैं? कल बताया था कि जो n होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और ये रेडियल क्वांटम नंबर तथा एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, nr इज द रेडियल क्वांटम नंबर एंड k इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एक चीज़ और बताया था कि जो nr का वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0 1 2 3, और जो k का वैल्यू होता है क्या होता है? 1 2 3। k का वैल्यू 0 से क्यों नहीं स्टार्ट होता है ये भी बताया था कि k का वैल्यू जब 0 से स्टार्ट होगा तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा और जो इलिप्स है वो एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सोमरफील्ड के थ्योरी को कंट्राडिक्ट करेगा। इस वजह से k=0 हम नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक, ये सब कल एक्सप्लेन हो चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा? n का वैल्यू अगर 3 है, समझिएगा इस चीज़ को, कल मैं इसे एक बार समझा चुका हूँ जब साइज और शेप बता रहा था इलिप्टिकल ऑर्बिट का। तो n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू क्या है? 3 है। ठीक, और ये किसके बराबर है? nr प्लस k के बराबर है। ठीक, दो संख्याओं का सम, 2 नंबर्स, ये मान लीजिए सम ऑफ 2 नंबर्स है और वो क्या है? 3 है, तभी ये पॉसिबल है। दो संख्या हैं, मान लीजिए nr और k। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैथ के लैंग्वेज में a + b = 3 लिखा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, या तो a का वैल्यू 0 हो, b का वैल्यू क्या हो? 3 हो, या b का वैल्यू 0 हो, a का वैल्यू क्या हो? 3 हो, या a का वैल्यू क्या हो? 1 हो, b का वैल्यू क्या हो? 2 हो, या a का वैल्यू 2 हो और b का वैल्यू क्या हो? 1। ये तभी पॉसिबल होगा कि दो नंबर्स का सम अगर 3 है तो पहला 0 हो दूसरा 3 हो, या पहला 3 हो दूसरा 0 हो। अगर हम nr को a कहें, nr को a कहें और k को b कहें, तब देखिए nr का वैल्यू मतलब a=0 होगा, nr क्या होगा? 0 होगा, तो nr 0 पॉसिबल है। इसका मतलब k का एक वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। k का एक वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। 3 + 0 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए nr का वैल्यू क्या? 3, a का वैल्यू 3 मतलब nr का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 0 का मतलब क्या है? k का वैल्यू 0। लेकिन k का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, अब देखिए nr का वैल्यू a मतलब 1
और k का वैल्यू 2, तो ये तो पॉसिबल है, nr1 हो सकता है, k2 हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये भी पॉसिबल स्टेट है। ठीक, अब देखिए nr का वैल्यू 2 और k का वैल्यू 1, दिस इज आल्सो पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेंगे, या तो k का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, या तो k का वैल्यू 2 होगा, या तो k का वैल्यू क्या होगा 3 होगा। हमको k के वैल्यू पे फोकस करना है, ये कल हम लोग देख चुके थे। ठीक, तो k का वैल्यू क्या क्या होगा, इस n = 3 के लिए जो k के वैल्यू होंगे वो 1 2 3 होंगे। ठीक, कितने होंगे, 1 2 और 3 होंगे। तो इस वक्त क्या लिखे हैं, दैट इज k = 1 2 3। बाकी हमको nr के वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, वो nr के वैल्यू बस इसलिए यूज किए ताकि k के पॉसिबल वैल्यू को आपको समझा सकें। ठीक, मेन काम हमारा k ही कर देता है, तो इस वजह से nr के कोई खास जरूरत नहीं है हमको। क्लियर है। अब देखिए सिमिलरली फॉर n = 2 देयर आर 2 पॉसिबल एनर्जी लेवल। सिमिलरली फॉर n = 2 देयर आर 2 पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, और वो कौन कौन से एनर्जी लेवल होंगे, करस्पॉन्डिंग टू 2 वैल्यूज आपके k के 2 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, और वो कौन कौन से होंगे, k = 1 और k = 2। फिर सीधा समझ सकते हैं इसको आप, फिर इसको मैं समझा रहा हूँ, अभी आगे और अच्छी चीज़ आपको लिखना सिखाऊंगा, कैसे स्प्लिट किया जाएगा। ठीक, मतलब एक हफ्ते में आप बहुत कुछ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में सीखने वाले हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। बस एक बार वेक्टर एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ा दूँ, जैसे ही वेक्टर एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ाऊँगा उसके बाद अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊँगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, n = 2 है। ठीक, और यही क्या होता है, nr + k के बराबर होता है। अगर हम इसको nr को a माने, k को b माने, nr को a माने, k को b माने, दिस मीन्स दैट सम ऑफ a + b = 2। ठीक, और दो नंबर्स का सम 2 कब होगा, या तो पहला वाला a 0 हो, b क्या हो 2 हो, 0 + 2 = 2, या a1, या ऐसे कर सकते हैं a2 हो, a2 हो, b 0 हो, या कौन सा पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, a आपका क्या हो 1 हो और b क्या हो 1 हो। ठीक, तो देखिए a 0 होने का मतलब nr का 0 होना, क्योंकि nr को ये माने हैं तो nr तो 0 हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्बिनेशन हम लोग के लिए करेक्ट है, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन b 0 होने का मतलब क्या है, k का 0 होना, और k क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे k का वैल्यू 0 होगा, कल के लेक्चर में आप पढ़े हैं b का वैल्यू 0 हो जाएगा, और जैसे b का वैल्यू 0 होगा, इलिप्स में b क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस होता है, और सेमी माइनर एक्सिस के वैल्यू का 0 होने का मतलब क्या है, नाउ इलिप्स इज कन्वर्टेड इन द स्ट्रेट लाइन, और जो क्या करेगा, सोमरफेल्ड एटॉमिक थ्योरी को कंट्राडिक्ट करेगा। इस वजह से दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, a = 1 और b = 1, तो ये भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। nr का वैल्यू 1 भी हो सकता है और k का वैल्यू भी 1 हो सकता है। मतलब यहाँ से k के 2 वैल्यू निकले, एक k = 2 निकला, एक क्या होगा, k = 1 होगा। तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, 2 वैल्यू होंगे, n = 2 के करस्पॉन्डिंग, एंड n इज व्हाट, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड nr इज द रेडियल क्वांटम नंबर। ठीक, तो जो हम लोग का मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और किस पे रहेगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। ठीक, क्योंकि यही सब डिसाइड करेंगे, और कैसे ये सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं, कल हम लोग साइज एंड शेप ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में पढ़ चुके हैं। ठीक, nr का कोई खास मतलब नहीं है। क्लियर है चीज़, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे फिर समझा जाएगा कैसे उस स्ट्रक्चर को प्लॉट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मतलब जो पिछले सेशन में पढ़े थे उसके आगे क्या लिखा जाएगा, तो उसके आगे लिखा जाएगा कि ओनली दोज ट्रांजिशन आर अलाउड फॉर विच चेंज इन द एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डेल्टा k = ±1। मतलब वही ट्रांजिशन होंगे जिसमें जो चेंज इन k का वैल्यू होगा, k के वैल्यू जो चेंज होगा वो क्या होगा, +-1 के बराबर होगा। और यही क्या होता है, सिलेक्शन रूल होता है। क्या लिख दिए हैं, दिस इज द सिलेक्शन रूल, और इसी को क्या कहते हैं, सिलेक्शन रूल कहते हैं। ठीक, अब देखिए द एनर्जी लेवल एंड पॉसिबल
ट्रांजिशन आर शोन बिलो। अब जो एनर्जी लेवल है और जो पॉसिबल ट्रांजिशन है उसको नीचे क्या किए हैं, दिखाए हैं। अब इसको समझा जाएगा कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। तो देखिए जो इधर वाला एरिया है ये क्या है हम लोग का, जो यहाँ तक एरिया ये क्या है, बोहर साहब का एरिया है, और इधर का जो है वो किसका है, सोमरफेल्ड साहब का है। ठीक, ये सोमरफेल्ड साहब का एरिया। ठीक, तो अब देखिए ये बोहर साहब के अकॉर्डिंग जो n=3 से n=2 में ट्रांजिशन हो रहा था, तो क्या मिल रहा था, एक सिंगल लाइन मिल रहा था जिसको हम लोग H अल्फा लाइन कह सकते हैं। ठीक, इसको क्या कह सकते हैं, H अल्फा लाइन कह सकते हैं। ठीक, ये क्या होगा, H अल्फा लाइन होगा। ठीक, लेकिन सोमरफेल्ड साहब के अकॉर्डिंग इस n=2 के लिए k के 2 पॉसिबल वैल्यू होंगे, और वो क्या क्या होगा, लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे k=1 और ये क्या हो जाएगा, k=2। देखिए एक सिंगल एनर्जी लेवल जो बोहर साहब के एटॉमिक थ्योरी में था वो अब 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो चुका है, जिसमें से पहला क्या है k=1 है और दूसरा क्या है k=2 है। कैसे पता चला, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे कि अगर n=2 कोई वैल्यू दिया है तो कैसे पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यू को निकालेंगे। अब देखिए n=3 के लिए k का क्या क्या वैल्यू आया था, तो k=1 आया था, k=2 आया था और k= क्या आया था, 3 आया था। ठीक, k=1 आया था, k=2 आया था और k= क्या आता, 3 आया था। ठीक, तो अब देखिए ट्रांजिशन कैसे होगा, तो उसके लिए सिलेक्शन रूल को फॉलो किया जाएगा। सिलेक्शन रूल क्या कर रहा है कि जो k का डिफरेंस है वो या तो +1 हो या तो -1 हो। तो देखिए अगर n=, अब ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो हम कराएंगे तो उसमें ऐसा हमको नहीं करना है, तो उसमें ऐसा नहीं करना है कि सेम एनर्जी लेवल में क्या करें हम उसको ट्रांजिशन कराने लगे, ये काम नहीं। सेम करने का मतलब ये है कि अब ऐसा मत आप सोचिएगा कि k=3 से k=2 में ट्रांजिशन कराएंगे तो डेल्टा k का वैल्यू +1 आएगा तो ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल है, लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं कराना हमको n=3 के लिए, मतलब एक स्पेशल क्वांटम नंबर के लिए नोट आप ऐसे लिख लीजिए। यहाँ क्या होगा, n=3 होगा, इसके लिए भी n=3 होगा, इसके लिए भी n=3 होगा, और इसके लिए भी क्या होगा, n=2 होगा, और इसके लिए भी क्या होगा, n=2 होगा। ठीक, अब आप शायद समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। डेल्टा k +-1 है, लेकिन ट्रांजिशन कराते टाइम सिलेक्शन रूल को जो अप्लाई करेंगे तो एक चीज़ ये ध्यान देना है कि n का वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देखिए k=3 से k=2 में यहाँ ट्रांजिशन करा दें और कहें सर +1 तो आ रहा है अंतर, और क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि इस k और इस k के वैल्यू के लिए n का वैल्यू क्या है, सेम है। इस वजह से ये ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल। तो कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, जब k=3 से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के जो जंप होंगे वो k=2 में होंगे, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। क्यों पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ देखिए n का वैल्यू क्या है, 3 है, और यहाँ n का वैल्यू क्या है, 2 है। तो n का वैल्यू डिफरेंट है, तभी ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। ऐसा ट्रांजिशन नहीं कराना है कि k=3 से k=2 में करा बढ़ गए, अरे हम तो और फाइन स्ट्रक्चर निकाल दिए हैं सर, तो कम ही फाइन स्ट्रक्चर बताए थे, सोमरफेल्ड तो कम ही बताए, हम और फाइन स्ट्रक्चर निकाल दिए। तो ये काम नहीं करना, नहीं तो एग्ज़ाम में और फाइन नंबर मिल जाएगा, आपको फाइन लगा के नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो क्या फॉलो करना है कि n=3 से n=2 वाले ऑर्बिट में ही हमको क्या करना है, ट्रांजिशन कराना है। और n=3 से n=2 वाले ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन कराना है तो ध्यान रखना है कि सिलेक्शन रूल हमारा लगे। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक, देखिए कितना आसान है। अब देखिए k=2 से अगर k=1 में कराएं तब भी क्या होगा, हम लोग का +1 आएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ। k=2 से k=1 में ले जाएं तो क्या होगा, +1 तब भी आएगा। लाइन आप सीधा खींचिएगा स्केल से, मैं हाथ से खींच रहा हूँ तो इस वजह से थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। अब देखिए n=3 से n=2 में आ रहे हैं, इस n=3 से n=2 में
इस n इक्वल टू 2 में आ रहे हैं, इस n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग k का वैल्यू 2 है और इस n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग k का वैल्यू 1 है, तो मतलब डेल्टा k चेंज इन k वैल्यू जो होगा 2 - 1 वो किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो +1 आना चाहिए, +1 आ रहा है। अब देखिए कौन सा पासवर्ड ट्रांजिशन होगा। अब एक पासवर्ड ट्रांजिशन यहाँ से इसमें होगा, वो कौन सा होगा, मतलब n इक्वल टू 3 वाले इससे n इक्वल टू 2 में होगा, और ये कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। ये जो ट्रांजिशन होगा ये कुछ ऐसे होगा, दिखाई दे रहा। क्यों ऐसे होगा, क्योंकि देखिए n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 2 है, इस n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग जो k का वैल्यू है वो क्या है 1 है, और इस n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो k का वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 - 2 -1 होगा। और सिलेक्शन रूल बता रहा है कि जो k का वैल्यू है, मतलब चेंज इन k के वैल्यू में जो चेंज इन वैल्यू है k का, उसमें -1 या +1 आ सकता है। ठीक, फिर से एक बार समझा रहा हूँ, समझिएगा, काफ़ी आसान है, अगर समझ जाएंगे तो आँख बंद करके प्लॉट कर लेंगे। देखिए जो ट्रांजिशन होगा उसके लिए क्या करना है, उस ट्रांजिशन के लिए सिलेक्शन रूल फॉलो करना है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब उस k के वैल्यू के लिए जिस k के वैल्यू से कूदना शुरू कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और कूद के जिस k के वैल्यू में जा रहा है, उन दोनों k के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो अलग अलग होना चाहिए। मतलब हम सिलेक्शन रूल तो कह दे रहे हैं कि डेल्टा k इक्वल टू +-1 है, लेकिन अगर हम ये ध्यान न दें तो एक ट्रांजिशन हम यहाँ भी कर सकते हैं। आप शायद एग्री भी होते अगर ये मैं चीज़ नहीं बताता, k इक्वल टू 3 से k इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हो सकता था, क्योंकि चेंज इन k क्या हो रहा है 1 आ रहा है, +1 आ रहा है, और +1 तो अलाउड है। लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इन दोनों k के लिए n का वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक, तो मतलब ट्रांजिशन कराते टाइम यही ध्यान देना है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो k है उसके करस्पॉन्डिंग n का वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मैंने जब चूज किया k इक्वल टू 3 से, जिसके करस्पॉन्डिंग n इक्वल टू 3 था, तब वहाँ से जो ट्रांजिशन कराया मैं वो किस में कराया, n इक्वल टू 2 में कराया, जिसके करस्पॉन्डिंग k इक्वल टू क्या है 2 है। मतलब n का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो एक ट्रांजिशन मिला, एक फाइन स्ट्रक्चर मिला। फिर अब देखिए 2 से आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि हम 2 से 1 में भी करा सकते हैं, क्योंकि k इक्वल टू तो +1 आ रहा है, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन दोनों k के करस्पॉन्डिंग n का जो वैल्यू है वो क्या है 3 है, तो ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा, k इक्वल टू 2 से इस k इक्वल टू 1 वाले में होगा, क्योंकि इन दोनों के करस्पॉन्डिंग n का वैल्यू क्या है, अलग अलग है, तथा साथ ही साथ इस k और इस k में +1 का डिफरेंस है, जो हमारे सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है। क्लियर। अब देखिए इस k इक्वल टू 1 से इस k इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हम करा सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू अलग अलग है, और जो इसका डिफरेंस है वो क्या है, -1 के बराबर है। ठीक, तो डेल्टा k इक्वल टू -1 भी अलाउ है। लेकिन अब k इक्वल टू 1 से इस k इक्वल टू 1 में नहीं करा सकते हैं, क्योंकि जब k इक्वल टू 1 से इस k इक्वल टू 1 वाले में कराएंगे तो डेल्टा k मतलब चेंज इन k क्या हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, जो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इस वजह से इस k इक्वल टू 1 से इस k इक्वल टू 1 में क्या होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे सोमरफेल्ड साहब ने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराया था। और यही क्या है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन है। यही क्या है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन है। ठीक, और ये क्या है, ये बोहर साहब के अकॉर्डिंग है, ये अकॉर्डिंग टू क्या है, सोमरफेल्ड, और अकॉर्डिंग टू क्या है, बोहर्स थ्योरी, और अकॉर्डिंग टू ये सोमरफेल्ड थ्योरी। ठीक, ये क्या है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा लाइन एंड दिस इज एच अल्फा लाइन। या ऊपर लिखिए, चाहे ऊपर वाला हटा के आप नीचे ऐसे लिख सकते हैं, एच अल्फा लाइन। बोहर साहब ने कहा सिंगल है, और सोमरफेल्ड ने कहा सिंगल नहीं है। देखिए 3 ठे मिल गया। इसका मतलब क्या है, ये फाइन स्ट्रक्चर को सोमरफेल्ड साहब ने बता दिया, जो बोहर साहब ने नहीं बता पाया था। और कैसे सोच के बताया, आइडिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट से सब कॉन्सेप्ट निकला है। कल हम लोग आइडिया ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट देखे थे, और साइज और शेप जो डिसाइड किए थे वही रूल लगा के देखिए एक सिलेक्शन रूल बनाए,
और इस सिंगल H अल्फा लाइन को स्प्लिट कर दिए 3 लाइन में, और दिस इज व्हाट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा लाइन। ठीक, तो इस तरीके से ये फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा लाइन को आप बोर्ड पे देख रहे हैं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसके आगे नेक्स्ट सेशन में 3-4 लाइन लिखेंगे और अपने लेक्चर को फिनिश कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये हम लोग लास्ट सेशन देख लिए थे, इसको समझ भी लिए थे। ठीक, ये फिगर इरेज कर दिया था, दोबारा बनाया इसलिए थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, लेकिन फिगर सेम वही है, वही वाला फिगर आप बनाइएगा, इसमें कई सारी चीज़ मैं लिखा नहीं। ठीक, देखिए n इक्वल टू, एक बार फिर से 1 मिनट में बता देता हूँ। n इक्वल टू 3 के लिए k के 3 पॉसिबल वैल्यू होंगे, मतलब n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग जो बोहर साहब का थ्योरी था, और ये क्या है, सोमरफेल्ड साहब का थ्योरी है। तो n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग 3 एनर्जी स्टेट मिलेंगे, जो k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 1 होगा, ये हम देखें। और फिर n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग 2 एनर्जी लेवल मिलेंगे, जो k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 2 होगा। कैसे मिलेगा, इसको हम लोग पिछले सेशन में देख चुके हैं। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे कराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराते समय ध्यान देंगे कि डेल्टा के का वैल्यू क्या हो, +-1 के बराबर हो, और यन का वैल्यू क्या हो, सेम ना हो यन का वैल्यू क्या हो, सेम ना हो, डज नॉट सेम। ठीक, यन का वैल्यू जो क्या हो, सेम ना हो, मतलब अगर ट्रांजिशन करा रहे हैं, सिलेक्शन रूल फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान देना है कि जो जैसे 3 से k इक्वल टू 3 से k इक्वल टू 2 में हम कराएंगे, तो सिलेक्शन रूल तो फॉलो होगा कि डेल्टा k का वैल्यू तो +1 आएगा, लेकिन दोनों के लिए n का वैल्यू क्या है, 3 है, तो n का वैल्यू सेम हो गया, तो इस वजह से ये वाला ट्रांजिशन जो होगा ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ये वाला कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, तो इस k इक्वल टू 3 से इस k इक्वल टू 2 वाला ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक, तो इस तरीके से सब ट्रांजिशन होंगे। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इस n के करस्पॉन्डिंग n इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग 3 स्टेट, और इस n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग 2 स्टेट होंगे। कैसे होंगे उसको लास्ट सेशन हम लोग निकाल लिए थे। ठीक, अब देखिए इसके नीचे जो लिखना है उसको मैं ऊपर लिख दिया हूँ, लिखा हूँ कि सो द फाइन स्ट्रक्चर, मतलब अतः द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ H अल्फा लाइन कंटेन्स 3 लाइन्स। इसका मतलब यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर ले रहे हैं कि जो ये H अल्फा लाइन था, इसका जो फाइन स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, 3 लाइन कंटेन कर रहा है। एंड दिस ट्रांजिशन आर वेल एग्रीमेंट विथ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ H अल्फा ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या है, जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया था उसके साथ भी क्या कर रहा था, एग्री कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है, जो सोमरफेल्ड साहब ने बनाया है स्पेक्ट्रा वो क्या है, करेक्ट है। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली भी इनका स्पेक्ट्रा तो जो था H अल्फा लाइन ऑफ हाइड्रोजन के लिए वो क्या हो रहा था, एग्री कर रहा था। ठीक, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, तथा साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए, क्योंकि आपकी फीडबैक से ही एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, जिससे अगले वीडियो को और एनर्जेटिक होकर बनाया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।